कि आने वाले समय में आरएसएस के चीफ बैठे थे, वो बाजू में बैठे थे। आयोजनकर्ता के अध्यक्ष ने बता दिया कि हम लोग आने वाले समय में बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे। मयूर देवलेकर नाम का वो आदमी है जो अंबेडकर भवन में मेरे इधर आता, बोले पहले ही मैंने बात रख दी भीमराव जी कि आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके लोग हैं, उच्च वर्णीय लोग हैं, हमें अछूत समझते हैं। राव अंबेडकर जी का राम जीवन लाल जी करेंगे और वो पेंसिल की पट्टी भी पहनाएंगे। चलिए सामने देखिए, फोटो लीजिए। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं भीमराव साहब हैं। देखिए, याद करिए 1953 में सी धरती पर मुकेश सिद्धार्थ जी भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी का 51,000 की माला से सम्मानित करेंगे। ये बड़े सम्मान का विषय है, आप लोग ताली बजाएं। 51,000 रुपए के नोटों की माला से अरे मना मत करिए। सन 1953 में जब बाबा साहब यहाँ आए थे, मेरे पिताजी की तनख्वाह थी 62 रुपए, तनख्वाह 62 रुपए थी। उन्होंने बाबा साहब को 1100 रुपए दिए थे। आज उनके पोते को, उनका पोता यानी मेरा बेटा 51,000 से सम्मानित करा है। हालांकि राशि कम है। बहुत है भाई, बहुत है। भाई आगे अपना पकड़ा, चलो नहीं देखते हो, बेल बना रखा है। थोड़ा घूम के सर, घूम के मंत्री जी घूम जाएंगे आराम से। रखो कंट्रोल, रखो कंट्रोल, कंट्रोल। इधर देखना एक बार, इधर अभी मुकेश जी ने मुझे 51,000 रुपया दी और बता दिया कि बाबा साहब इधर 1953 में आए थे, तब उनके पिताजी की तनख्वाह 62 रुपए थी, 63 रुपीस थी। तब उन्होंने बाबा साहब को अपनी पूरी तनख्वाह दी। 1100 रुपया दी थी। इतिहास दोहराया गया, इतिहास का रिपीटेशन हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं मुकेश जी कि 51,000 की जो राशि है और वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैंक के खाते में डिपॉजिट करूंगा और उसकी पर्ची में भेज दी कि जो पैसा आने वाले समय में हमारे धम्म कार्यक्रम को लगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। काफी समय हो चुका है, मुझे मालूम। हाँ बिल्कुल। मैं बंदे जी को रिपीटेडली बता रहा था कि 1 बजे जब कार्यक्रम शुरुआत हो गई तब मैं बात रखता हूँ, आखिरी में भी रखूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक 5 मिनट के बाद आपके सामने रखता हूं। मां करुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध
विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संतों के संत शिरोमणि संत रविदास जी, पेरियार जी, सभी बहुजन के महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य भंते जी को वंदन करता हूं। इस धम्मपीठ पर बैठे हुए सभी मान्यवर, समय की कमी है, नाम नहीं लेता हूं। और उपस्थित मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद देता हूं। सुबह से 5 घंटे से आप यहां बैठे हैं। इससे लगता है और असल में है बाबा साहब के विचार पर, धम्म के विचार पर चलने वाले आप लोग, जिसमें कमियां थी वो यहां से उठ के निकल गए। हमारी वुमेन ऐसे ही लोगों पे चलेगी जो श्रद्धावान हो, दान पार्विता जानते हैं और समाज में कुछ इतिहास घड़ाना चाहते हैं। ज्यादा लोगों की हमें जरूरत नहीं, चंद लोगों में हम लोग बाबा साहब के गांधी, बाबा साहब के विचार, भगवान बुद्ध का धम्म हम लेके जाएंगे। आज भंडे सुमेध जी ने, सुमेध रत्न जी ने जो विशाल अधिवेशन इस मेरठ में लिया, सुबह में संख्या काफी थी, लेकिन भंते जी ने मुझे बताया कि 70 साल पहले बाबा साहब यही भूमि पे आए थे, यही मैदान में आए थे। भाई तुम तो धीरे धीरे इस कैमरे में घुस गए, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ये हाथ बाबा साहब ने यहाँ बातें रखी, प्रबोधन पर भाषण किया। मैं समझता हूं आपके पुरखे वहां उपस्थित हो गए। आज ये तो आपकी तीसरी पीढ़ी होगी, आप इस मेरठ भूमि पे है जो ऐतिहासिक भूमि में समझता हूं। जहां जहां बाबा साहब गए हैं, जहां जहां बाबा साहब ने ऐसी मीटिंगें ली है, समाज को प्रबोधन किया है अपने भाषण से, वहां के लोगों की तरक्की हुई है। इसलिए मैं देख रहा हूं ये मेरठ के लोग आर्थिक रूप से सक्षम है, पढ़ाई में आगे है। मुझे बताया गया बंगले है, कारें है, ये बाबा साहब इधर आ गए इसके वजह से है, मैं समझता। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो यूपी, आगरा की भूमि जहां बाबा साहब 1955 में आए, आज आगरा के भूमि में जो अम्बेडकरवादी है, बौद्ध है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, अच्छी तरीके से तरक्की हुई है। हम भारतीय बौद्ध महासभा वाले जो बाबा साहब ने निर्माण की है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी बाबा साहब ने स्थापना की,
जिस संस्था से बाबा साहब उसके प्रेसिडेंट थे, जिस संस्था के बैनर से बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति की, और कुछ लाख लोगों को जो महाराष्ट्र से थे, उन लोगों को धर्म परिवर्तित किया और वहां से इस देश में एक भारत में बुद्ध धर्म का रिवाइवल हो गया, बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हो गया। ये बाबा साहब की आखिरी क्रांति थी। और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले आप सभी जन उस धम्म क्रांति से जुड़े हुए। बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक क्रांतियां की, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने 1927 से मार के 14 तल से गई, तालाब जिसको आप बोलते, जो सामाजिक क्रांति है बाबा साहब की। एक संदेश दिया बाबा साहब ने उस समय प्रधान जी आप लोग सुनाओ यार कि हमें अधिकार है, हमें मानव अधिकार है। जो अधिकार उच्च वर्गीयों को है, वही अधिकार हमारे को भी है। इसके लिए बाबा साहब की वो पहली क्रांति इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण है। इस तालाब से पानी लिया, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, धैर्य आ गया वहां लोगों को कि हम पानी वहां तालाब का पानी प्रशासन कर सकते, हमें वो अधिकार कायदे से मिला हुआ। 1927 में ये बड़ी सोच थी, वहां से बाबा साहब का क्रांति का मसला आगे चल गया। फिर बाबा साहब ने शैक्षणिक क्रांति की, राजनीति की क्रांति की, कॉलेज निकाले, पार्टीज निकाली, पॉलिटिकल पार्टी निकाली, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और आखिरी में बाबा साहब ने धम्म क्रांति की। आज हमने बाबा साहब की क्रांति महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखी। मैं आपको बताना चाहता, आज 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यरत है। और सभा सम्मेलन के माध्यम से नहीं, सभा सम्मेलन होते जाते हैं, एक विचार देता है वक्ता, यहाँ के वक्ते। आज भी मैंने देखा बड़े बड़े वक्ते ने विचार अच्छे दिए, लेकिन मेरी सोच है भाई इसका इम्पैक्ट कितने दिन रहेगा, इसका प्रभाव एक सप्ताह, एक महीना भर रह सकता, लेकिन धम्म का प्रचार करना होगा इस देश में। तो बौद्ध धम्म का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी मैं समझता। जो प्रशिक्षण से हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, शामरेर से माध्यम से, शामरेर बनाने से, महिलाओं को प्रशिक्षण देके
बाल सामने को प्रशिक्षण देके इस प्रकार के 24 प्रशिक्षण हम लोग देते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसमें डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोग्राम है, व्यापार विभाग का प्रोग्राम है। इसमें इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस देश में। भाई समय आ चुका है। मेरे पहले वक्ता ने भी बता दिया, मौर्या जी ने बता दिया अभी, कि आने वाले समय में हम लोग कुछ करोड़ों लोगों की इज्जत देश में धर्मांतरित करेंगे। सिलसिला चालू है। अनेक राज्यों में अनेक कायदे बने हैं धर्मांतर के विरोध में। मौर्या जी गवाह है इसमें। बंदे सुरेश रत्न जी है, जिन्होंने गुजरात में जाते हैं सूरत शहर में 1000 लोगों को धर्मांतरित किया। गुजरात आप समझते हैं, गुजरात की भूमि क्या, मनुवादी का गढ़ है। लेकिन आज लोग बौद्ध धर्म के और आ रहे हैं। हम क्या उनको बुलाने के लिए नहीं जाते, लेकिन लोग आज आ रहे हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिक्खु संघ के साथ। हमें बौद्ध धर्म में आना पड़ेगा, हमें दीक्षा दे दो, इस प्रकार की मांग आज देश में। आरएसएस के चीफ ने मुझे अभी बता दिया, वक्ता ने, जो बंबई में प्रोग्राम हुआ था पहले 15 दिन पहले, 19 तारीख को आरएसएस के चीफ वहां आए थे। प्रोग्राम अपने भाइयों ने आयोजित किया था। हमारे इधर महाराष्ट्र में चर्मकार भाई बोलते हैं, उनको चर्मकार समाज के लोग थे। उस समय बाबा साहब के धम्म क्रांति में आए नहीं, उन लोगों ने वो कार्यक्रम की आयोजन की। और अंबेडकर भवन के बाजू में जो उनका हॉल है, वहां पे उसका कार्यक्रम था। जो आयोजन करता थे वो अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए थे, और उन्होंने बात रखी कि आने वाले समय में आरएसएस के चीफ बैठे थे, वो बाजू में बैठे थे। आयोजनकर्ता के अध्यक्ष ने बता दिया कि हम लोग आने वाले समय में बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे। मयूर देवलेकर नाम का वो आदमी है जो अंबेडकर भवन में मेरे इधर आता, बोले पहले ही मैंने बात रख दी भीमराव जी कि आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके लोग हैं, उच्च वर्णीय लोग हैं, हमें अछूत समझते हैं। जो भी हम आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन धम्म की भावना से हमें नीचे तबके के समझते हैं। इसके लिए हमें आने वाले समय में प्रयास करना है कि बुद्ध धम्म में जाएंगे। फिर उस समय आरएसएस के चीफ ने बता दिया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं था ओरिजिनल में। आपको बताना चाहता हूं, ये समझ में आ गया है, यहाँ के सत्ताधारियों को समझ में आ गया है
यहाँ हिंदू समाज के जो संगठन चल रहे हैं उसको समझ में आ गया है। जो भी आज विघटन होगा, लोग हमारे से निकल के जाएंगे। बौद्ध धर्म के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पूरे देश में देखा जाए, मैं पिछले हफ्ता मैसूर में था, बैंगलोर मैसूर, आने वाले संडे में मंडिया में है, बैंगलोर में के मंडिया में डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान गौतम बुद्ध की 40 फीट की मूर्ति वहां लगाने जा रहा। नॉर्थ और साउथ में मैं काफी अंतर समझता। साउथ में बाबा साहब को मानने वाले काफी हैं और दबंग स्वभाव के लोग हैं भाई। पूरा साउथ में देखा जाए तो बाबा साहब के तस्वीरें, बाबा साहब के स्टैचू, हर चौराहे में बाबा साहब का स्टैचू है। आपको बताना चाहता हूं, समय लगेगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद में जो नई बिल्डिंग अभी 17 फरवरी में जिसका उद्घाटन हो गया, जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, आप मंत्रालय बोलते हो, वैशाली मैदान की तरफ वहीं तो उन्होंने नाम रखा है सेक्रेटरीट। सीधे आके सीधे हफ्ते को मुड़ जाना चौक। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सचिवालय भी बोल सकते हैं। तो आगे को वैशाली मैदान आएगा, चौराया पड़ेगा, उसका नाम उन लोग ने रखा डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट हाउस। सदर थाने से थोड़ा सा आगे को चलो, रोडवेज की तरफ को। जब रोडवेज की तरफ चलोगे तो चौराया आ जाएगा। 15 माले की बिल्डिंग है, चौराहे से सीधे हफ्तों को मुड़ जाओ। करीब करीब ये मैदान से वो मैदान तक उसकी लंबाई। इमारत भी ऐसी उन्होंने सेक्रेटरीट हाउस निर्माण किया है। हुसैन सागर में भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। जब सेक्रेटरी हाउस का मंत्री कोई सेक्रेटरी बाहर आता है, पहली नजर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जाएगी। इस प्रकार का नियोजन आने वाले समय में 125 फीट की मूर्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहां उन लोग लगाने जा रहे हैं। क्योंकि मैं 15 दिन पहले वहां देख के आया, बाबा साहब की मूर्ति का आधा काम हो गया ना। इस प्रकार से मूवमेंट अब साउथ में चल रही। बाबा साहब को मानने वाले लोग वहां ज्यादा, सरकार पर दबाव रहता है, और वो समाज के लोग जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, आज बौद्ध धर्मांतरित होने जा रहे हैं। इस माध्यम से मैं समझता हूं आने वाले समय में एक बाजू में भारतीय बौद्ध महासभा और दूसरे बाजू में भिक्खु संघ जो आते हैं, हम जब साथ साथ चलेंगे, बाबा साहब की धम्म नीति देखे, और भी लंबा नहीं, जो बाबा साहब ने एक्सपेक्टेड किया था इस देश में, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोग प्रबुद्ध समाज में निर्मित हो गए, और दिन मैं समझता हूं लंबा नहीं। आने वाले समय में जब हमारा धम्म का फाउंडेशन बड़ा हो जाएगा,
मजबूत हो जाएगा। साथ साथ बाबा साहब की राजनीति, बाबा साहब की समाज नीति, बाबा साहब की आर्थिक नीति को हम लोग न्याय देने का इस देश में प्रयत्न करें। कुछ वक्तों ने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हम लोग जिस फेज से आज जा रहे हैं, जिस पीरियड से हम लोग निकल रहे हैं, हमारे लिए धोखादायक है। मैं समझता हूं 2014 से जो बाबा साहब ने आज प्रावधान किए थे संविधान में, जिस बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हम लोग की आज बढ़ोतरी हो गई और संस्था आज उद्ध्वस्त हो गई है, स्पष्ट कर दी है। आने वाले समय में यही सरकार, ये विचारधारा की सरकार आती है तो काफी दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हो सकती। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, हमारा समाज शिक्षित बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, IAS अधिकारी बन गए, सरकार में अधिकारी पद बन गए। उन्होंने देख लिया कि बाबा साहब ने तो ऐलान किया था शिक्षित बनो, इन लोग शिक्षित बन गए। संविधान के माध्यम से आरक्षण की प्रस्तुति दी है, आरक्षण के माध्यम से इन्हें नौकरियां मिल गई, सरकारी नौकरियां मिल गई, आर्थिक स्तर इनका ऊपर आ गया, सामाजिक स्टेटस मिल गया। इसके लिए इनको दबाना पड़ेगा। ये दबाने की राजनीति आज देश में चल रही है, सीधे सीधे नहीं, लेकिन छुपे मार्ग से बाबा साहब की क्रांति दबाने का काम इस देश में चल रहा है। बाबा साहब की क्रांति दबाने का मीन्स तुम्हारे को दबाने का काम चल रहा है। जो सरकारी कंपनियां थी वो आज बेच दी। आने वाले समय में पूछेंगे सरकारी नौकरियां नहीं तो रिजर्वेशन का क्या? इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में हमारे लिए बहुत थोड़ा सेक्टर हमारा प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। एजुकेशन के मार्ग से वंचित समाज आगे जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इतनी महंगी कर दो यहां की फीस कि लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, लोग परवड़ेगा नहीं। इस तरह की राजनीति चल रही। बताना चाहता हूं 2024 में एजुकेशन का बिल पास होकर उसका कायदा बन गया। कोरोना के महामारी में और एजुकेशन बिल इतना खतरनाक बिल है, यहां मजदूर का लड़का मजदूरी बनाएगा, इसकी सिस्टम उन लोग ने तैयार की। और उनका डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि एजुकेशन बिल पर कोई बात कोई नहीं करता। लेबर बिल है, लेबर का कायदा बन गया कोरोना की महामारी में। 1942 में बाबा साहब ने जो कामगार कायदे बनाए थे, वाइसरॉय काउंसिल में जब मिनिस्टर थे तब
पूरे खत्म कर दी। इम्प्लीमेंटेशन अजून आया नहीं, 2024 में बैठते हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इस तरीके का माहौल आज देश में है। दुनिया की में देखे जाए, सरकार देखी जाए, दुनिया की बात कर रहा हूं, वहां की सरकार सोचती है भाई मेरे नागरिक, मेरे सिटीजन ऑफ मेरे कंट्री के, उनकी प्रगति कैसी होगी, वो आगे कैसे निकल जाए, यहां की सरकार सोचती है। यहाँ के शेड्यूल कास्ट, बहुत वंचित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, फिर से इनको दबाया कैसा जाए ये सोचती है। यह फर्क है इन दोनों देशों में, दुनिया के देशों में नहीं, हमारे देशों में। इसलिए आने वाले समय में जिसका गौर किया इलेक्शन का, आने वाले 2024 में जनरल इलेक्शन, बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया। 1 वोट 1 वैल्यू। जो अंबानी इंडस्ट्रियल वोट करेगा उसका जितना वैल्यू है उतना मजदूर का होगा। आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा जो संविधान में मांगने वाली पार्टियां, जो महापुरुषों का सम्मान करने वाली पार्टियां, हमें उसे ही सेंटर में बिठाना पड़ेगा। यह हमारे भविष्य का मैं समझता हूं फैसला होगा। आने वाले पीढ़ी के लिए हमें सोचना पड़ेगा। बाबा साहब तो सब कुछ हमें दे के गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने दिया नहीं हम लोग ने गवा दिया। इसके लिए बताना चाहता हूं, बाबा साहब के क्रांति के साथ साथ आपकी तरक्की हुई और कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन इस समाज को देना पड़ेगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए राजनीति में, समाज नीति में, कि यहां की सरकार बदल जाए और संविधान को मानने वाली सरकार उधर बैठ जाए। ऐसा नहीं हुआ, आने वाली नस्लें पूछेगी आपको, जब संविधान धोखे में था, बाबा साहब आपको सब कुछ दे के गए, तो आप क्या कर रहे थे? ऐसा सवाल आने वाली पीढ़ी आपको पूछ सकती। इसके लिए तैयार हो जाओ आने वाले क्रांति के लिए, क्योंकि ये बाबा साहब ने उस जमाने में बाबा साहब ने बताए, बाबा साहब ने बताया मैं क्रांति करने जा रहा हूं। दीक्षा भूमि से 14 अक्टूबर 1956 में जब एक क्रांति होती है, जब एक प्रतिक्रांति होती है, ये बाबा साहब ने उस समय दोहराया था। आज मैं समझता हूं ये प्रतिक्रांति वाले ऊपर उठ के आ गए। उस समय तो बाबा साहब अकेले थे, आज हम लोग लाखों करोड़ों में हैं। इस प्रतिक्रांति को हम लोग ने दबाना चाहिए, यही बात रखता हूं। आने वाले समय में कुछ चंद महीनों में
जनगणना होने जा रही है, सेंसस बोलते हो, उस समय में सेंसस के अधिकारी आपके पास आए तो धम्म का कॉलम है, उसमें बौद्ध लिखना न भूलना, और जाति के कॉलम में कौन से जाति से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप कन्वर्ट हो गए, और लिखने की जरूरत है, मैं समझता हूं। तो हमें दिखाना है राजनीति की बात कहीं पर बाबा साहब की धर्मकांति उस देश में बरकरार, बाबा साहब की धर्मकांति तेजी से जा रही है। हम इस देश में करोड़ों वासी लोग हैं, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध विचारधारों से है, ये हमें बताने का एक अवसर, मौका है, मैं समझता हूं। जो प्रतिक्रांति के लोग हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि बाबा साहब की क्रांति अधिक गतिमान इस देश में हो रही है। जाति का कॉलम में लिखने का प्रयास किसके लिए है कि हर एक स्टेट में जो समाज कल्याण का फंड रहता है, सोशल वेलफेयर फंड, और उस जाति पर निर्भर करता है, उस जाति में नहीं लिखेंगे तो ये फंड कम हो सकता है, वेलफेयर स्कीम हमारी कम हो सकती है। इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं भंडे जी को धन्यवाद देता हूं, सुमित रत्न जी को, भंडे हर्षवर्धन जी को, बड़ी बात रखी उन्होंने। हमारे सामने कई चुनौती है, महाबोधि टेम्पल का प्रश्न हमारे सामने है, हमारे बौद्धों के हाथ में वो बिहार आना चाहिए, उसके लिए राजनीति सपोर्ट लगेगी। इस देश में बौद्ध संस्कृति हमें निर्माण करनी है। ये देश भगवान गौतम बुद्ध का देश है, ये प्रतिमा हमें निर्माण करनी पड़ेगी। इसके लिए अभिमान से बोल दो हम लोग बौद्ध है, गर्व की बात नहीं करेंगे। गौरव ये शब्द मेरे लिए उचित नहीं समझता हूं, लेकिन अभिमान से आने वाले समय में बोल दो कि हम लोग बौद्ध समाज से है। हम इस देश में फिर से समता, न्याय, भाईचारा, करुणा का संदेश लेके आने वाले। आप सभी इतने देर तक रुक गए, मेरे वाणी को सुन ले, मैं आप सभी को धन्यवाद देता और वाणी को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। व्यापार विभाग का प्रोग्राम है, इसमें इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस देश में। भाई समय आ चुका है, मेरे पहले वक्ता ने भी बता दिया, मौर्या जी ने बता दिया अभी, कि आने वाले समय में हम लोग कुछ करोड़ों लोगों की इज्जत देश में धर्मांतरित करेंगे। सिलसिला चालू है, अनेक राज्यों में अनेक कायदे बने हैं धर्मांतर के विरोध में। मौर्या जी गवाह है इसमें, भंडे सुमित रत्न जी है, जिन्होंने गुजरात में जाते हैं सूरत शहर में 1000 लोगों को धर्मांतरित किया। गुजरात आप समझते हैं, गुजरात की भूमि क्या, मनुवादी का गढ़ है, लेकिन आज लोग बौद्ध धर्म के और आ रहे हैं। हम क्या उनको बुलाने के लिए नहीं जाते, लेकिन लोग आज आ रहे हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिक्खु संघ के साथ। हमें बौद्ध धर्म में आना पड़ेगा।
हमें दीक्षा दे दो, इस प्रकार की मांग आज देश में है। आरएसएस के चीफ ने मुझे अभी बता दिया, वक्ता ने, जो बंबई में प्रोग्राम हुआ था पहले 15 दिन पहले 19 तारीख को आरएसएस के चीफ वहां आए थे। प्रोग्राम अपने भाइयों ने आयोजित किया था। हमारे इधर महाराष्ट्र में चर्मकार भाई बोलते हैं, उनको चर्मकार समाज के लोग थे। उस समय बाबा साहब के धम्म क्रांति में आए नहीं, उन लोगों ने वो कार्यक्रम की आयोजन की। और अंबेडकर भवन के बाजू में जो उनका हॉल है, वहां पे उसका कार्यक्रम था। जो आयोजन करता थे वो अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए थे और उन्होंने बात रखी कि आने वाले समय में आरएसएस के चीफ बैठे थे, वो बाजू में बैठे थे। आयोजनकर्ता के अध्यक्ष ने बता दिया कि हम लोग आने वाले समय में बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे। मयूर देवलेकर नाम का वो आदमी है जो अंबेडकर भवन में मेरे इधर आता, बोले पहले ही मैंने बात रख दी भीमराव जी कि आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके लोग हैं, उच्च वर्णीय लोग हैं, हमें अछूत समझते हैं। जो भी हम आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन धम्म की भावना से हमें नीचे तबके के समझते हैं। इसके लिए हमें आने वाले समय में प्रयास करना है कि बुद्ध धम्म में जाएंगे। फिर उस समय आरएसएस के चीफ ने बता दिया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं था ओरिजिनल में। आपको बताना चाहता हूं, ये समझ में आ गया है, यहां के सत्ताधारियों को समझ में आ गया है, यहां हिंदू समाज के जो संगठन चल रहे हैं उसको समझ में आ गया है। जो भी आज विघटन होगा, लोग हमारे से निकल के जाएंगे, बौद्ध धम्म के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं। क्योंकि पूरे देश में देखा जाए, मैं पिछले हफ्ता मैसूर में था, बैंगलोर मैसूर, आने वाले संडे में मंडिया में है, बैंगलोर में के मंडिया में डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान गौतम बुद्ध की 40 फीट की मूर्ति वहां लगाने जा रहा। नॉर्थ और साउथ में मैं काफी अंतर समझता। साउथ में बाबा साहब को मानने वाले काफी हैं और दबंग स्वभाव के लोग हैं भाई। पूरा साउथ में देखा जाए तो बाबा साहब के तस्वीरें, बाबा साहब के स्टैचू, हर चौराहे में बाबा साहब का स्टैचू है। आपको बताना चाहता हूं, समय लगेगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद में जो नई बिल्डिंग अभी 17 फरवरी में जिसका उद्घाटन हो गया,
जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, आप मंत्रालय बोलते हो, वैशाली मैदान की तरफ वहीं से उन्होंने नाम रखा है सेक्रेटरीट। सीधे आके सीधे हफ्ते को मुड़ जाना चौक। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सचिवालय भी बोल सकते हैं। आगे को वैशाली मैदान आएगा, चौराया पड़ेगा, उसका नाम उन लोग ने रखा डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट हाउस। सदर थाने से थोड़ा सा आगे को चलो, रोडवेज की तरफ को। जब रोडवेज की तरफ चलोगे तो चौराया आ जाएगा। 15 माले की बिल्डिंग है, चौराहे से सीधा हफ्ते को मुड़ जाओ। करीब करीब ये मैदान से वो मैदान तक उसकी लंबाई। इमारत भी ऐसी उन्होंने सेक्रेटरीट हाउस निर्माण किया है। हुसैन सागर में भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। जब सेक्रेटरी हाउस का मंत्री कोई सेक्रेटरी बाहर आता है, पहली नजर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जाएगी। इस प्रकार का नियोजन। आने वाले समय में 125 फीट की मूर्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहां उन लोग लगाने जा रहे हैं। क्योंकि मैं 15 दिन पहले वहां देख के आया, बाबा साहब की मूर्ति का आधा काम हो गया ना। इस प्रकार से मूवमेंट अब साउथ में चल रही। बाबा साहब को मानने वाले लोग वहां ज्यादा, सरकार पर दबाव रहता है। और वो समाज के लोग जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, आज बहुत धर्मांतरित होने जा रहे हैं। इस माध्यम से मैं समझता हूं आने वाले समय में एक बाजू में भारतीय बौद्ध महासभा और दूसरे बाजू में भिक्खु संघ जो आते हैं, हम जब साथ साथ चलेंगे, बाबा साहब की धम्म नीति लेके, और भी लंबा नहीं, जो बाबा साहब ने एक्सपेक्टेड किया था इस देश में, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोग प्रबुद्ध समाज में निर्मित हो गए, और दिन मैं समझता हूं लंबा नहीं। आने वाले समय में जब हमारा धम्म का फाउंडेशन बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, साथ साथ बाबा साहब की राजनीति, बाबा साहब की समाज नीति, बाबा साहब की आर्थिक नीति को हम लोग न्याय देने का इस देश में प्रयत्न करें। कुछ वक्तों ने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हम लोग जिस फेज से आज जा रहे हैं, जिस पीरियड से हम लोग निकल रहे हैं, हमारे लिए धोखादायक है। मैं समझता हूं 2014 से जो बाबा साहब ने आज प्रावधान किए थे संविधान में, जिस बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हम लोग की आज बढ़ोतरी हो गई, और संस्था आज उद्ध्वस्त हो गई है, तसमस कर दी है। आने वाले समय में यही सरकार, ये विचारधारा की सरकार आती है तो काफी दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हो सकती। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, हमारा समाज शिक्षित बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, IAS अधिकारी बन गए, सरकार में अधिकारी पद बन गए।
उन्होंने देख लिया कि बाबा साहब ने तो ऐलान किया था शिक्षित बनो, इन लोग शिक्षित बन गए। संविधान के माध्यम से आरक्षण की प्रस्तुत कर दी है। आरक्षण के माध्यम से इन्हें नौकरियां मिल गई, सरकारी नौकरियां मिल गई, आर्थिक स्तर इनका ऊपर आ गया, सामाजिक स्टेटस मिल गया। इसके लिए इनको दबाना पड़ेगा। ये दबाने की राजनीति आज देश में चल रही है, सीधे सीधे नहीं, लेकिन छुपे मार्ग से बाबा साहब के क्रांति का काम इस देश में चल रहा है। बाबा साहब की क्रांति दबाने का, मीन्स तुम्हारे को दबाने का काम चल रहा है। जो सरकारी कंपनियां थी वो आज बेच दी। आने वाले समय में पूछेंगे सरकारी या नौकरियां नहीं तो रिजर्वेशन का ही। इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में हमारे लिए बहुत थोड़ा सेक्टर हमारा प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। एजुकेशन के मार्ग से वंचित समाज आगे जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इतनी महंगी कर दो यहां की फीस कि लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, लोग परवड़ेगा नहीं। इस तरह की राजनीति चल रही। बताना चाहता हूं 2024 में एजुकेशन का बिल पास होकर उसका कायदा बन गया। कोरोना के महामारी में और एजुकेशन बिल इतना खतरनाक बिल है। यहां मजदूर का लड़का मजदूरी बनाएगा, इसकी सिस्टम उन लोग ने तैयार की। और उनका डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि एजुकेशन बिल पर कोई बात कोई नहीं करता। लेबर बिल है, लेबर का कायदा बन गया कोरोना की महामारी में। 1942 में बाबा साहब ने जो कामगार कायदे बनाए थे, वाइसरॉय काउंसिल में जब मिनिस्टर थे तब पूरे खत्म कर दी। इम्प्लीमेंटेशन अजून आया नहीं। 2024 में बैठते हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इस तरीके का माहौल आज देश में है। दुनिया में देखे जाए, सरकार देखी जाए, दुनिया की बात कर रहा हूं, वहां की सरकार सोचती है भाई मेरे नागरिक, मेरे सिटीजन ऑफ मेरे कंट्री के, उनकी प्रगति कैसी होगी, वो आगे कैसे निकल जाए, यहां की सरकार सोचती है। यहाँ के शेड्यूल कास्ट, बहुत वंचित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, फिर से इनको दबाया कैसा जाए ये सोचती है। यह फर्क है दोनों देशों में, दुनिया के देशों में नहीं, हमारे देशों में। इसलिए आने वाले समय में जिसका गौर किया, इलेक्शन का आने वाले 2024 में जनरल इलेक्शन, बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया। 1 वोट 1 वैल्यू। जो अंबानी इंडस्ट्रियल वोट करेगा उसका जितना वैल्यू है उतना मजदूर का होगा। आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा
जो संविधान में मांगने वाली पार्टियां, जो महापुरुषों का सम्मान करने वाली पार्टियां, हमें उसे ही सेंटर में बिठाना पड़ेगा। यह हमारे भविष्य का मैं समझता हूं फैसला होगा। आने वाले पीढ़ी के लिए हमें सोचना पड़ेगा। बाबा साहब तो सब कुछ हमें दे के गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने दिया नहीं, हम लोग ने गवा दिया। इसके लिए बताना चाहता हूं, बाबा साहब के क्रांति के साथ साथ आपकी तरक्की हुई और कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन इस समाज को देना पड़ेगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए राजनीति में, समाज नीति में, कि यहां की सरकार बदल जाए और संविधान को मानने वाली सरकार उधर बैठ जाए। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें पूछेगी आपको, जब संविधान धोखे में था, बाबा साहब आपको सब कुछ दे के गए, तो आप क्या कर रहे थे? ऐसा सवाल आने वाली पीढ़ी आपको पूछ सकती। इसके लिए तैयार हो जाओ आने वाले क्रांति के लिए, क्योंकि ये बाबा साहब ने उस जमाने में बाबा साहब ने बताए, बाबा साहब ने बताया मैं क्रांति करने जा रहा हूं। दीक्षा भूमि से 14 अक्टूबर 1956 में जब एक क्रांति होती है, उस जब एक प्रतिक्रांति होती है, ये बाबा साहब ने उस समय दोहराया था। आज मैं समझता हूं ये प्रतिक्रांति वाले ऊपर उठ के आ गए। उस समय तो बाबा साहब अकेले थे, आज हम लोग लाखों करोड़ों में हैं। इस प्रतिक्रांति को हम लोग ने दबाना चाहिए, यही बात रखता हूं। आने वाले समय में कुछ चंद महीनों में जनगणना होने जा रही है, सेंसस बोलते हो। उस समय में सेंसस के अधिकारी आपके पास आए तो धम्म का कॉलम है, उसमें बौद्ध लिखना न भूलना, और जाति के कॉलम में कौन से जाति से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप कन्वर्ट हो गए, वो लिखने की जरूरत है। मैं सोचता हूं तो हमें दिखाना है। राजनीति की बात कहीं पर बाबा साहब की धर्म क्रांति उस देश में बरकरार, बाबा साहब की धर्म क्रांति तेजी से जा रही है। हम इस देश में करोड़ों वासी लोग हैं तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध विचारधारों से है। ये हमें बताने का एक अवसर, मौका है। मैं समझता हूं जो प्रतिक्रांति के लोग हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि बाबा साहब की क्रांति अधिक गतिमान इस देश में हो रही है। जाति का कॉलम में लिखने का प्रयास इसके लिए है कि हर एक स्टेट में जो समाज कल्याण का फंड रहता है, सोशल वेलफेयर फंड, और उस जाति पर निर्भर करता है। उस जाति में नहीं लिखेंगे तो ये फंड कम हो सकता है, वेलफेयर स्कीम हमारी कम हो सकती है। इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं ज्यादा समय न लेते हुए
मैं भंडे जी को धन्यवाद देता हूं, सुमित रत्न जी को, भंडे हर्षवर्धन जी को। बड़ी बात रखी उन्होंने। हमारे सामने कई चुनौती है। महाबोधि टेम्पल का प्रश्न हमारे सामने है। हमारे बौद्धों के हाथ में वो विहार आना चाहिए, उसके लिए राजनीति सपोर्ट लगेगी। इस देश में बौद्ध संस्कृति हमें निर्माण करनी है। ये देश भगवान गौतम बुद्ध का देश है, ये प्रतिमा हमें निर्माण करनी पड़ेगी। इसके लिए अभिमान से बोल दो हम लोग बौद्ध है। गर्व की बात नहीं करेंगे। गौरव ये शब्द मेरे लिए उचित नहीं समझता हूं, लेकिन अभिमान से आने वाले समय में बोल दो कि हम लोग बौद्ध समाज से है। हम इस देश में फिर से समता, न्याय, भाईचारा, करुणा का संदेश लेके आने वाले हैं। आप सभी इतने देर तक रुक गए, मेरे वाणी को सुन ले। मैं आप सभी को धन्यवाद देता और वाणी को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।